दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम आप देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं और टाइम टू टाइम ये पता लगेगा कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस गवर्नमेंट लेकर आती भी है या नहीं। आशा है कि वो ऐसा करेगी, लेकिन फिर भी जब तक हो न जाए जब तक असमंजस तो रहता ही है। लेकिन इस चीज को देखते हुए दोस्तों मैं ओल्ड पेंशन जो स्कीम है इस स्कीम के ऊपर एक वीडियो आज लेकर आपके लिए आया हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक्चुअल में है क्या और ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद क्यों की गई। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी न्यू पेंशन स्कीम जिसको आप कह देते हैं, उसको लाने के लिए गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी और क्या वो समस्याएं थी जिनको न्यू पेंशन स्कीम के जरिए गवर्नमेंट ने सुलझा लिया। क्योंकि वो ऐसा दावा करते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम से फाइनेंशियल बचत होती है, ठीक है, लेकिन उसमें हुआ क्या या क्या बेनिफिट्स हुए। तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका जन्म कहां से हुआ वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअल में ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी जो पेंशन योजना थी वो है क्या, तो आइए समझते हैं। दोस्तों ओल्ड पेंशन जो स्कीम है एक पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम थी और उस स्कीम में आप कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग है। वो लाइफ लॉन्ग उसको इसलिए कहा गया क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको एक निश्चित अमाउंट मिलता था, निश्चित अमाउंट, ये बात ध्यान रखिएगा, और वो आपको मिलता था जो कि आपके सर्वाइवल के लिए बेनिफिट होता था। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र है 60 साल और वो रिटायर हो गए, तो 60 साल के बाद उनको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा और वो फिक्स अमाउंट जो है उनके सर्वाइवल के लिए होगा। दोस्तों इसके अंदर जो फिक्स अमाउंट दिया जाता था वो आपकी जो आखिरी सैलरी है, जो भी आपको आखिरी सैलरी लास्ट ड्रॉन जो पोस्ट थी आपकी लास्ट पोस्ट जब जिसके बाद आप रिटायर हुए हैं, उस पोस्ट में जो आप सैलरी पाते थे उसका 50% होती थी, लगभग अप्रॉक्स मान ले जाए। अब मान लीजिए किसी की पोस्ट लास्ट थी और उस पोस्ट पर वो 1 लाख रुपए सैलरी पाते थे, तो वो 50,000 पेंशन के लगभग हकदार होते थे। अब उसके बाद साथ में 1 साल में 2 बार डियरनेस रिलीफ जिसको कहा जाता है वो भी 1 साल में 2 बार बढ़ता था और मिलता था। दोस्तों साथ में जो पे आउट आपको दिया जाता था इस पर कोई डिडक्शन नहीं था। डिडक्शन नहीं का मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल में एनपीएस में डिफरेंट चलता है कि उसमें आपको सैलरी में से जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें से 10% आपको देना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और 14% गवर्नमेंट करती है कंट्रीब्यूट। तब जाके जो अमाउंट होता है वो आपका इकट्ठा होता रहता है, वही आपको बाद में मिलना शुरू हो जाता है। वो एनपीएस की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पे आउट इसके अंदर क्या होता है, आपका पैसा नहीं कट रहा है, जो पैसा आपका कट रहा है वो ईपीएफ में है, वो डिफरेंट चीज हो गई। लेकिन इसके लिए कोई आपका पैसा नहीं काटा जा रहा है, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंदर सिर्फ आपको मिलता था जो गवर्नमेंट आपको देती थी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं साथ ही जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जिसको जीपीएफ कहते थे वो भी आपको मिलता था। अब जीपीएफ के अंदर जैसे मैंने भी बोला, जीपीएफ में क्या होता था कि आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी में से उसमें होता था और गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूशन करती थी, जो आपका जीपीएफ मिलता रहता था, बढ़ता रहता था, और वही जब आप रिटायर होते हैं तो वही जीपीएफ आपको बाद में मिल जाया करता था। ये इसके अंदर एक उसके बाद हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो सारा खर्चा उठाती थी, यानी एनपीएस की तरह नहीं कि उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिर आपको मिल रहा है, नहीं, इसमें जो एक्सपेंसेस होता था वो गवर्नमेंट का होता था। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट का सारा खर्चा होता था। उसके बाद अब हुआ क्या, इस पेंशन सिस्टम को यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को 2004 में बंद कर दिया गया। दोस्तों इसके 2 खूबसूरत पहलू और थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहला ये कि जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर डियरनेस रिलीफ मिलता था, जो साल में 2 बार रिवाइज होता था और 2 बार आपको मिलता भी था। तो जो डियरनेस रिलीफ जो मिलता था वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था रिटायरमेंट पर्सन्स के साथ में, क्योंकि वो उनको मिलता था जिससे उनकी पेंशन बढ़ भी जाती थी। अब एक तो ये पहलू गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय था। वो चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि उन पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा था। अब सरकार पे वित्तीय बोझ बढ़ेगा तो गवर्नमेंट दबती है और गवर्नमेंट एक्सपेंड नहीं कर पाती, ये एक रीजन था। दूसरी बात इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हुई, जो पेंशनर के नजरिए से मैं बता रहा हूं आपको और सरकार के नजरिए से मैं बता रहा हूं आपको,
तो जो पेंशनर के नजरिए से दूसरी बात जो इसमें थी खूबसूरत जिसको कहें कि जब आपको एक अमाउंट निश्चित मिलता है तो फिर आपकी लाइफ जीने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, यानी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। अब जितनी लाइफ लॉन्ग होएगी, जितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, जितनी लाइफ लॉन्ग होएगी, उतना ही वित्तीय बोझ सरकार पे बढ़ेगा। मान लीजिए देश के अंदर किसी व्यक्ति की जो रिटायर हुआ है 60 साल के बाद, उसकी उम्र जो है वो 100 साल तक गई या 90 साल तक गई, तो उसी साल तक उसको गवर्नमेंट को वो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देना पड़ेगा। उनके अकाउंट में वो हर जो है जैसे भी उनको पेमेंट होती है हर महीने वो उनको पेमेंट होती रहेगी। तो इस तरीके से क्या होता था कि जो लाइफ स्पान है वो बढ़ रहा है, जो व्यक्तियों की जो वो थी लाइफ जीने की वो बढ़ रही है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर और वित्तीय बोझ बढ़ रहा था। लेकिन पेंशनर के नजरिए से देखें तो वो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था क्योंकि उनके अंतिम सांस तक जो उनकी बुढ़ापे की लाठी कहें तो वो पेंशन उनको मिलती थी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के दो बहुत खूबसूरत पहलू थे दोस्तों। अब दोस्तों आप देखिए कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसके अंदर गवर्नमेंट का कंसर्न क्या था और प्रॉब्लम कहां पर शुरू हुई और प्रॉब्लम उनका कंसर्न क्या था, यानी वे सोच क्या थी, क्या बोझ बढ़ता है क्या नहीं होता है, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों ओल्ड पेंशन सिस्टम को या ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू न करने के पीछे जो दो मेजर वजह थी वो ये थी। पहली वजह ये कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं कि मान लीजिए कोई एसेट है हमारे घर पर। जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं महीने का, तो मान लीजिए दो चीजें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है। पहला ये कि हमारे पास पैसा आएगा कहां से, और दूसरा ये कि किसी पर्टिकुलर चीज पर हम वो पैसा खर्च कितना करेंगे और कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास ये तो फिक्स था कि पेंशन देनी है, यानी कितनी देनी है ये उनके पास आंकड़ा था कि भाई इतने रिटायर हुए हैं तो इतनों को पेंशन देनी पड़ेगी, वो तो क्लियर बात है। लेकिन अब कोई ऐसा एसेट नहीं है जो कि बढ़े और फिर वो रिलीफ दे, या फिर वो एसेट इतनी इनकम जनरेट कर दे कि जो पेंशन दी जा रही है उस पेंशन को वहां से निकाला जा सके। यानी दूसरी भाषा में, साधारण भाषा में कह दें तो ये कि सरकार के पास जो साधन थे वो सीमित थे, यानी उनके पास इतने मीन्स उपलब्ध नहीं थे कि वे इस पेंशन सिस्टम को लागू कर सके थे, यानी इसीलिए फिर उसको डिसकंटिन्यू किया गया। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने देखा कि सरकार हर साल जब भी बजट लाया करती थी तो बजट बनता था, यानी कितनी पेंशन देनी है, कितना क्या करना है, उसके लिए बजट तो बन रहा है, हर साल बजट बना रहे हैं। लेकिन भविष्य के लिए कोई भी स्कीम या कोई भी भविष्य के लिए एक उचित व्यवस्था निर्धारित नहीं थी। यानी फंड का मैनेज कहां से होगा। देखिए, किसी को अगर फंड देना है तो वो फंड कहीं से आना भी चाहिए। तो मान लीजिए किसी एसेट्स को बेच कर या कहीं से चीजें से लेकर या कहीं से जो इनकम गवर्नमेंट की इनकम है वो इनकम आए और फिर वो आगे फॉरवर्ड की जाए। तो उनके पास कोई भविष्य का प्लान, ऐसा कोई बेटर प्लान नहीं था कि ये चीज चल रही है तो चलती हुई आ रही है, लेकिन इसको भविष्य में कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो उस चीज के लिए भी ये एक मेजर वजह थी जिसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया गया। ये दो बड़ी मेजर वजह थी जिसके लिए इस प्लान को डिसकंटिन्यू किया गया था। अब आगे समझते हैं दोस्तों जो मैंने वजह बताई, इन सभी वजहों से सरकार चिंतित थी और सरकार एक विजन बनाना चाहती थी। उस विजन के तहत ही सन 2000 में ओएसिस ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के बाद मान लीजिए पेंशन का पूरा सिस्टम ही बदल गया। अब ये ओएसिस क्या है वो जानते हैं दोस्तों भारत सरकार की सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक कहीं रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट थी जिसको हमने ओएसिस का, इसका फुल फॉर्म देखिए, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, इसको कहा गया ओएसिस। अभी जो ओएसिस बना, इस ओएसिस में कुछ सुझाव दिए गए। अब ये सुझाव ये थे कि जो पेंशन सिस्टम है इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए ताकि खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इसका बेनिफिट मिले। अब दोस्तों देखिए दो टाइप के सेक्टर हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड है और एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जो प्राइवेट सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक यूनिट आप कह लें। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको विशेष तौर पर इस ओएसिस ने, इस प्रोजेक्ट ने टारगेट किया। उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि गवर्नमेंट इस बात से भी चिंतित थी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके पास रिटायरमेंट के बाद कोई उचित प्लान नहीं है, इसलिए उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत की दोस्तों। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें होता यह है कि मान लीजिए सर्विस तो फिक्स है उस व्यक्ति की
और रिटायरमेंट 60 साल है। मान लीजिए 60, खैर वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ उम्र का या रिटायरमेंट का कोई है नहीं, आप एक जॉब छोड़ी दूसरी कर लीजिए, लेकिन 60 साल जो जॉब जो निर्धारित किया गया रिटायरमेंट के लिए, 60 साल के बाद कोई फिक्स उनके पास लिविंग के लिए या उनकी जो उनका जीवन है वो चलाने के लिए गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता था उसको तो मिलती है ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, उनकी तो एक पेंशन फिक्स है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के पर्सन है उनको कौन सी पेंशन मिलती है? कोई भी नहीं। तो उनके जीवन चलने के लिए, उनको अपना जीवन चलाने के लिए क्या चीज थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी, उस चीज को इस ओएसिस प्रोजेक्ट में समझा गया और लाया गया। इसलिए यहां से दोस्तों अब आप समझिएगा, मैं वो आंसर दे रहा हूं कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम क्यों लाया गया। नेशनल पेंशन सिस्टम की वहां से स्थापना हुई, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसके जो एम्प्लॉयज थे उनके जीवन को बूस्ट करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया। ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि जो वित्तीय बोझ सरकारों पर पड़ रहा था, पिछली सरकारों पर, स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, उसको देखते हुए भी सरकारों ने ये प्लान बनाया कि इस ओपीएस को यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को खत्म करके इसको नेशनल पेंशन सिस्टम में बदल दी जाए। एक तरीके से गवर्नमेंट इसको रिफॉर्म कहती है कि रिफॉर्म हुआ और इससे बहुत सारी चीजों का बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को और बहुत सारी चीजें बचती भी हैं, साधन बच जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने देखा जो मेन टारगेट था इस ओएसिस प्रोजेक्ट का वो यही था कि जो प्राइवेट सेक्टर है यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो सेक्टर मेन टारगेट था, उसके एम्प्लॉयज मेन टारगेट थे, यानी उनका जीवन को ऊपर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया दोस्तों, और ओल्ड पेंशन सिस्टम को हटाने की धीरे धीरे कोशिश जारी रही। अब इसके अंदर समझने की बात ये है दोस्तों कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता क्या है बेसिकली, तो आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट, फार्मिंग एक्सेट्रा, इस टाइप की जो चीजें हैं वो सब अनऑर्गेनाइज में आती हैं, और ऑर्गेनाइज में कौन सी आती हैं? जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, यानी जिनको गवर्नमेंट रन कर रही है। तो जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसके अंदर आर्मी को छोड़ के नहीं, आर्म फोर्सेस को अगर छोड़ दिया जाए, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं को छोड़ दिया जाए तो सभी को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ला दिया गया। ये एक इसका मुख्य उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का, और वो बाद में पूरा भी हुआ। यहीं से दोस्तों हम कह सकते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम का जन्म हुआ सही मायनों में, और जो नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको न्यू पेंशन सिस्टम भी कह देते हैं, वो पेंशन सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। अब दोस्तों आपने देखा कि मैंने धीरे धीरे वो उन चीजों को डिस्कस किया कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, वो ओल्ड पेंशन सिस्टम में एक्चुअल में गवर्नमेंट की क्या दुविधा थी, गवर्नमेंट क्यों इसको ले आने की कोशिश करी, और सोशल एंड जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट क्यों लाए और उसके पीछे की वजह क्या थी, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन ओल्ड पेंशन जब गई तो ओल्ड पेंशन सिस्टम से जो भारत के जो पेंशनर थे, यानी जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे, सबसे बड़ी क्षति उनकी हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि उनको जीवन यापन करने के लिए जो पेंशन दी जाती थी, जो अमाउंट दिया जाता था, यानी पूरी जिंदगी उन्होंने 60 साल, मतलब जब भी उनकी जॉब लगी वहां से लेकर 60 साल जो भी रिटायरमेंट की एज थी, वहां तक उन्होंने अपना जीवन सरकार को दिया, जनता को दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक राशि निर्धारित कर रखी थी, वो राशि भी इस पेंशन सिस्टम के आने के बाद चली गई, या कहें कि बहुत कम हो गई। एनपीएस में हम डिस्कस करेंगे, एनपीएस की वीडियो में, कि वो डिफरेंट चीज। लेकिन दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इस टाइप की पेंशन सिस्टम लागू करने से लाइफ में बहुत बड़ा गैप आ गया, और गैप इस तरीके से आ गया कि अब जिन लोगों को 50,000 पेंशन मिलती थी उनको 5-10 हज़ार रुपए से संतुष्टि करनी पड़ रही है। ये पुरानी वीडियो में आपने देखा था, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एनपीएस और ओपीएस के ऊपर, तो उसके अंदर लोगों ने कमेंट भी किया था, आप लोगों ने, व्यूअर्स ने, और वो बताया था कि उनकी इतनी पेंशन थी और इतनी रह गई। तो जो कर्मचारी थे, इसीलिए आज वे सभी कर्मचारी उस ओपीएस को दोबारा लागू करने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, और सरकार आप देख रहे हैं कि इतना समय इसलिए ले रही है, इतना विचार इसीलिए कर रही है क्योंकि उससे सरकारों पर बोझ बढ़ता है, ये सरकार का मानना है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि मैंने कैब फोर्सेस के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को स्टे कर दिया जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, और उस ऑर्डर के बावजूद भी पेंशन नहीं लागू हुई, यानी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके बाद रिफॉर्म गवर्नमेंट ने फिर से लाना शुरू कर दिया कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम से लागू की जा सकती थी, उसको लाने के लिए भी एक रिफॉर्म तैयार कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसकी भी रिपोर्ट
जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट भी जल्द आएगी। वो भी आपके जब आएगी तो मैं आप लोगों के सामने आपके सामने रखूंगा, वीडियो उस पर ही बनाऊंगा, लेकिन वो रिपोर्ट में भी आनी बाकी है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो उसके बाद शायद गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट को एनपीएस के साथ जाना है या ओपीएस के साथ जाना है। दोस्तों अगली वीडियो के अंदर मैं आपको नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े सारे पहलुओं की जानकारी दूंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में ओल्ड पेंशन सिस्टम के बारे में आपके जो विचार हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको परेशानी क्या हो रही है और कितनी कठिनाइयाँ आपसे आपका जीवन व्यतीत हो रहा है ओपीएस के बगैर। क्या आप एनपीएस में भी एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये एक व्यू है और ये जो सिस्टम था उसको एनालाइज करके मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी है। इसको आप अदरवाइज ना लें, बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और नेशनल पेंशन सिस्टम पर मैं एक वीडियो नेक्स्ट उसमें लेकर आऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर में क्यों नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट को लाने की और उसको कंटिन्यू रखने की आवश्यकता पड़ी और नेशनल पेंशन सिस्टम की खामियां क्या हैं, वो खामियां भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।